नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों की हम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम 550 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 551 से लेकर के 600वें प्रश्न तक चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे वे 550 प्रश्न जरूर देखे होंगे। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए वे वीडियोस फायदेमंद होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, चलिए फिर सेशन प्रारंभ करता हूं। पर यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 551, और हमारा प्रश्न 551 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केरल राज्य जो खनिज की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, यदि वहां पर बात की जाए कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वह मोनोजाइट पाया जाता है। दोस्तों, मोनोजाइट जो है केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में तृतीयक कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। बात हो रही है टर्शरी कोयले की। तृतीय कोयले से तात्पर्य है यहाँ पर टर्शरी कोयला, और टर्शरी कोयला जो है असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है। इसके साथ ही गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में से बात करें तो यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किशनगंगा परियोजना भारत तथा रिक्त स्थान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। देखिए, किशनगंगा परियोजना या तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है। मैंने आपको बताया था किशनगंगा पर नदी जो है पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से प्रवाहित होती है, और भारत ने इस किशनगंगा नदी पर बांध बनाया हुआ है, जिस पर आपत्ति दर्ज करी है। किसने? पाकिस्तान ने। तो किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ध्यान रखेंगे इस बात को। किशनगंगा परियोजना किन दो देशों के बीच में विवादित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है किशनगंगा परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जो खतरा उत्पन्न होता है वो क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता, ये कोई खतरा थोड़ी है। सीमित मात्रा में उपलब्धता, इससे कोई डेंजर थोड़ी ना है। डेंजरस क्या है कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा है इसका हम भंडारण कहां पे करें। क्यों? क्योंकि यदि ये रेडिएशन लीक हो गई तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। दोस्तों, तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ जो खतरा है वो इसके स्टोरेज से और इसके रेडिएशन के लीकेज से, यानी भंडारण और प्रकीर्णन से है। तो 554 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी भंडारण और प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों, तमिलनाडु में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में? तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है। दोस्तों, कहां पर? ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? थोरियम, टैल्क, माइका या गलेना? तो मोनोजाइट रेत, ये रेट नहीं है दोस्तों, रेत। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद है? तो वो है दोस्तों थोरियम। थोरियम जो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख सबस्टांस है, थोरियम, वह मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? परमाणु संयंत्रों पर हमने चर्चा करी थी। कैगा आपका कर्नाटक में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, और रावत भाटा आपका कहां पर स्थित है? तो रावत भाटा आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहां पर पूछ रहा है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा तारापुर। चलिए आगे देखते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयले से यदि कोई ऊर्जा पैदा हो रही है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कोयले से हो रही है यानी ताप से हो रही है, यानी तापीय ऊर्जा वह कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य भी खनिजों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, पर कौन सा खनिज ऐसा है
जिसमें सबसे ज्यादा जो भंडार हैं, देश के सर्वाधिक भंडार हैं, वो छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि टिन अयस्क। टिन अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं, आपसे पूछा जा रहा है सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा सिंगरेनी खदानें जो हैं वे कहाँ स्थित हैं, वे स्थित हैं दोस्तों तेलंगाना में। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। लिग्नाइट कोयला, अगर लिग्नाइट कोयला स्पेशली दे करके पूछा जाए और आपसे पूछ लिया जाए लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सिंगरौली, माकुम, कर्णपुरा या नेवेली, तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नेवेली। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है दोस्तों रिहंद नदी पर, रिहंद बांध पर यह स्थित है। निम्नलिखित में से किन नदियों पर गिलिहार, दुलहस्ती, सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई है। दोस्तों ये गिलिहार, प्रश्न में भी गिलिहार ही पूछा गया था, तो वैसे ये बगलिहार है, ध्यान रखिएगा बगलिहार है। तो बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल किस नदी पर निर्मित हैं, तो ये चिनाब नदी पर निर्मित हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जबकि जम्मू कश्मीर में ही किशनगंगा और तुलबुल किस नदी पर निर्मित हैं, ये निर्मित हैं आपकी झेलम नदी पर। चलिए प्रश्न संख्या 564 देख लेते हैं। मेलाकाइट रिक्त स्थान का एक अयस्क है, या मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है, मैग्नीशियम, तांबा, पारा या मैग्नीज। तो मेलाकाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों, ये तांबे का अयस्क होता है। मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती हैं। मयूरभंज खानों के बारे में बात हो रही है। मयूरभंज की खानें जो हैं वह लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, वहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। देखिए शैल समूह के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी, ट्रिक भी दिया था आधा कवि गोद में, यानी आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोडप्पा युग की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना युग की चट्टान और दक्कन ट्रैप की चट्टान। ये मैंने प्राचीन से नवीनतम क्रम में इन चट्टानों का विषय में आपको बताया था। तो इनमें से यदि गोंडवाना समूह की चट्टानों की बात की जाए तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। जबकि धात्विक खनिजों के विषय में आपसे यहाँ पूछा गया है, तो धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, वे धारवाड़ समूह की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका सृजन कब किया गया था। तो ये एजेंसी स्थापित की गई थी सन 1957 में। कब स्थापित की गई थी दोस्तों, सन 1957 में। चलिए कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। कैगा कई बार पढ़ लिया हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में। तो कैगा किस लिए स्थित है दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र के लिए स्थित है। और ये कहां पर स्थित है, ये जो है कैगा कर्नाटक में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण ब्लैंक की सहायता से किया गया था। बात हो रही है राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र की, कि इसका जो निर्माण है किस देश की सहायता से किया गया है। तो किसकी सहायता से किया गया दोस्तों, कनाडा की सहायता से किया गया है। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना। चलिए अब जनगणना टॉपिक से प्रश्न आएंगे। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी। देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुई है, तो 1872 में हुई है, मेयो के काल में। जबकि पहली दशकीय जनगणना कब शुरू हुई है, 1881 में, रिपन के काल में। पर यहां पूछ रहा है भारतीय गणराज्य की, और भारत गणराज्य कब बना है, 26 जनवरी सन 1950 को भारत गणराज्य बना है। तो उसके बाद जो पहली जनगणना है वही भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना है, जो कब हुई है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हुई थी 10 फरवरी 1951 को प्रारंभ हुई थी ये स्थिति को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये कह रहा है दोस्तों बच्चे जितने भी हैं देश के अंदर उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बालकों की, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जितने भी बच्चे जितनी भी बाल जनसंख्या देश में है उसके 74.05% बाल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, बाकी की लगभग 25-26 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की हुई थी? तो देखिए भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। और दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी? सन 1881 में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से समकालिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 में। किसके काल में? तो रिपन के काल में। जबकि 1872 वाली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो वो मेयो के काल में हुई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो जो 2011 के जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे उसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर आपसे पूछ रहा है कितनी थी दोस्तों? 34, 55, 76 या 13। तो वह 55 थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2022 के अलावा कई और परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था माल्थस महोदय के द्वारा। चलिए, प्रश्न संख्या 575 देख लेते हैं। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को ब्लैंक के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी ये कह रहा है कि जो जन्म होता है उसके पहले 28 दिनों के अंदर मृत होने वाले बच्चों का संख्या 1000 बच्चों पर क्या है। मतलब अनुमान 1000 जीवित बच्चों पर 28 दिनों के अंदर जो बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इस अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं? इस अनुपात को कहते हैं नवजात मृत्यु दर। देखिए, नवजात मृत्यु दर अलग है, शिशु मृत्यु दर अलग है। प्रारंभ के 28 दिनों के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें नवजात मृत्यु दर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो नवजात मृत्यु दर कीजिएगा, शिशु मृत्यु दर नहीं। 28 दिनों के बाद यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो रही है तो उसे किसमें शामिल किया जाएगा? शिशु मृत्यु दर में। चलिए, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले तो, यदि आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है आपसे दोस्तों, प्लीज। और यदि सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, लग रहा है कि हाँ थोड़ी मेहनत की गई है, थोड़ी की गई है, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आसान सा प्रश्न है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है चौथा। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? चिंताजनक स्थिति है। हरियाणा के अंदर पूरे देश में सबसे कम महिला लिंगानुपात है। तो किस राज्य में न्यूनतम महिला लिंगानुपात पाया जाता है? तो वह पाया जाता है हरियाणा में। चलिए अगला है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में केवल 17 ही लोग रहते हैं। भारत में ऐसा राज्य भी है, और वह राज्य कौन सा है दोस्तों? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा? देखिए, साक्षरता दर जो हम पढ़ते हैं तो हम किसे साक्षर व्यक्ति मानेंगे? तो साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, 7 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें साक्षरता दर में शामिल नहीं किया जाता। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, किसी भी भाषा को, हिंदी को समझ ले,
अपनी इंग्लिश समझ ले, बंगाली समझ ले, गुजराती समझ ले, मराठी समझ ले, अगर उसे पढ़ या लिख सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा भारत के अंदर। तो ये जो साक्षरता दर आती है ना आपके सामने, पहले ही उसकी स्थिति चिंताजनक है। मान लीजिए दोस्तों, उसमें साक्षर व्यक्ति एजुकेटेड पर्संस को नहीं गिना गया। अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा नाम पढ़ लेता है, अपना नाम पढ़ लेता है, थोड़ी हिंदी पढ़ लेता है, थोड़ी सी अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ लिख लेता है, उसको साक्षर मान लिया गया है, तो वो तो साक्षर नहीं है ना, वो तो बस थोड़ा पढ़ना लिखना जानता है, अपने जीवन को तो नहीं सुधार पाएगा। जीवन को सुधारने के लिए एक औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो यदि औपचारिक शिक्षा का आंकड़ा निकालने बैठे ना, तो स्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। भारत में बहुत ज्यादा अशिक्षिता है। चलिए हम तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? ये थोड़ा सा भी नाम पढ़ लिख गए उसको साक्षर में गिन करके जो साक्षरता दर निकाल करके दी है वो कितनी है? 74.04%। औपचारिक साक्षरता निकालें तो 30-35% से ऊपर नहीं बैठेगी। हालांकि स्थिति में सुधार आ रहा है, पर अभी भी बहुत ज्यादा। क्यों है इतनी बुरी हालत? कभी जाकर के सरकारी स्कूलों को देखो कितनी बुरी हालत है दोस्तों, और देश की अधिकतम आबादी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ सकती। तो इतने सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारना पड़ेगा, शिक्षा को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के इस देश में शिक्षा के हालात सुधरेंगे। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? ये जो प्रतिशत साक्षरता दर दी गई थी आपके सामने 74% के आसपास, इसमें से महिला साक्षरता दर कितनी है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 74.04% जो है ओवरऑल साक्षरता दर है, जिसमें से यदि महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो और ज़्यादा कम है, 65.46%। और इसमें ज़्यादातर रेशियो वही है दोस्तों, अपने बच्चों से नाम लिखना सीख गए, अपने पति से थोड़ा सा पढ़ लिया, पैराग्राफ लिखना सीख गए और उन्हें साक्षरता की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे जो आंकड़ा निकल करके आया है वो क्या है? 65.46%। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। केरल ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में भी साक्षरता दर 90% से अधिक थी। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? रिपीटेड प्रश्न है, हम सभी जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? बात हो रही है दोस्तों जनसांख्यिकी संक्रमण की। जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण होता है एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। ठीक है, एक समय, यानी हमारे यहाँ वो समय कितना माना गया है? 10 वर्ष का माना गया है। तो एक समय में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया है उसे जनसांख्यिकी संक्रमण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए सुमेलित आपको करना है दोस्तों, सुमेलित कीजिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। अगर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गोवा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, देखिए सबसे ज्यादा नगरीय राज्य तो गोवा है, पर जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। अधिकतम जनघनत्व वाला अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को शामिल कर लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिल्ली। और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश 17 से भी कम है। 17 हमने अभी पढ़ा था ना। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। देखिए कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका डी पर, यानी 585 का क्या हो जाएगा? 585 का हो जाएगा डी। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है?
भारत का जनसंख्या घनत्व तो आपको बताना है कितना है, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं भारत में, तो कितने करते हैं 382 व्यक्ति निवास करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, भैया की तो 10 वर्षों में जाती है, पर अब होनी थी कब 2021 में, 23 आ गया, अभी तक तो हुई नहीं है। तो जनगणना कितने वर्षों में की जाती है 10 वर्षों में। तो हमें अभी कौन सी जनगणना पढ़नी है, तो 2011 की ही जनगणना पढ़नी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। देखिए 2023 की आएगी रिपोर्ट, आंकड़े बदल जाएंगे सारे, उससे पहले सिलेक्शन ले लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना है, तो वो कितना है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में। देखिए शिशु मृत्यु दर आ गया, इसलिए मैंने वहां आपको बताया नहीं था। नवजात मृत्यु दर तो 28 दिन से कम अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे नवजात मृत्यु दर में गिना जाएगा, पर शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, अब आप बताइए। ये आपके सामने प्रश्न है, पढ़ लीजिए, बड़ा सा है, थोड़ा टाइम दे रहा हूं और इसका उत्तर आप सोचिए। तो क्या होती है शिशु मृत्यु दर, जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं उस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से यदि कोई बच्चा 1 वर्ष से कम आयु का है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे शामिल करेंगे और इसी प्रकार से अनुपात निकाला जाता है जिसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी अगर 1000 जीवित बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे थे जो 1 वर्ष से कम आयु के थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो 100/1000 यही क्या होगा शिशु मृत्यु दर होगी, यानी कि 10% की। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। 100/1000 इस तरीके से जो है आप अनुपात निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। देखिए पहला दिया नहीं है, तो ये हो गया आपका आज का टास्क। मैंने आपको अभी कोई टास्क नहीं दिया था, हालांकि टास्क तो आप पूरा करते नहीं हो, पर मेरा काम तो देना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। चलिए प्रश्न संख्या 591, भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा हो जाएगा, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है। भारत में गरीबी रेखा का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो 22% लोग जो है भारत के वो बिलो पॉवर्टी लाइन निवास करते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं 22% लोग। चलिए वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है। निम्नतम हमने देखा हरियाणा का, आपसे पूछा जा रहा है किसका उच्चतम है, तो जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य होगा वही होगा, सीधी सी बात है। जो जितना अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो लिंगानुपात को कम करने में मदद जरूर करेगा, मतलब डिफरेंस को कम करने में मदद करेगा, 1000 तक लेकर के जाएगा इस लिंगानुपात को। यानी 1000 बच्चों में 943 बच्चे भारत में इस समय, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं इस समय भारत में हैं, जबकि आंकड़ा क्या होना चाहिए 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि नहीं, सिर्फ रेशियो, जनसंख्या में कमी आनी चाहिए। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर हैं दोस्तों। कितने नगर हैं, 7 नगर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को दर्शाती है। यानी किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या क्या दर्शाती है दोस्तों, तो वह दर्शाती है कृषि घनत्व। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे शहरीकृत राज्य है। भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
डैश प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है, तो ये क्या कहलाएगी? मृत्यु दर। डैश उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हुए हैं। ये कहीं और से आए हुए हैं तो जन्म दर मृत्यु दर थोड़ी होंगे, अप्रवासन कहलाते हैं, वो उत्प्रवासन नहीं होगा, बल्कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रवासन। प्रश्न संख्या 599, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, सबसे कम कहां पर है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 600, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 31.15% जनसंख्या ऐसी है केवल जो शहरी क्षेत्रों में रहती है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसीलिए कहा जाता है भारत गांव में बसता है। तो दोस्तों अब हमारे केवल 164 प्रश्न रह गए हैं श्रृंखला के। उन 164 प्रश्नों के साथ हम विधि पूर्वक इस सीरीज का अंत कर देंगे और अगले सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।